हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि हम फॉरेन में जो है मास्टर्स करना चाहते हैं। कुछ पीएचडी वाले भी आते हैं कि हमें फॉरेन से कुछ करना है। तो मास कम्युनिकेशन को लेकर आयरलैंड में क्या ऑप्शंस हैं ये बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही है अर्पिता चौधरी जी। इन्होंने ईजे से जो है अपना डिप्लोमा लिया आईएमसी से। 22-23 बैच से है और काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट रही है और मीडिया एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म से रही है। तो काफ़ी खुशी है कि आप आयरलैंड में रहते हुए डबलिन में रहते हुए जो है एक यूरोप की टॉप 5 यूनिवर्सिटी में आने वाली जो मैं कह सकता हूँ रैंकिंग अच्छी है उसकी। तो वहाँ से आप जो है अभी एमए कर रही हैं। तो मैं चाहता हूँ पहले तो आप अपने कोर्स के बारे में खुल के बताएं। जैसा कि देखा जाता है कि जो यहाँ से जाते हैं पीएचडी करने के लिए तो पीएचडी के साथ साथ भी उनकी एमए होती रहती है। तो क्या आपका भी ऐसा सीन है या आपने केवल एमए चुना है, और केवल एमए चुना है तो ऐसा क्यों है? ठीक है, आयरलैंड ही क्यों चुना, यही यूनिवर्सिटी क्यों चुनी? ठीक है, और कारण क्या है क्यों आप जो है वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? जी, अर्पिता जी आपका जी स्वागत है। सर। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं अभी सर से यही बात कर रही थी कि काफ़ी टाइम से मेरे पास भी काफ़ी मैसेजेस और काफ़ी ईमेल्स आते हैं पूछने के लिए कि किस तरीके से हम अब्रॉड में मास्टर्स कर सकते हैं। तो मेरे को लगा कि मीडिया एग्जाम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को इस इंफॉर्मेशन को ले पाएंगे और अपने डिसीजंस भी ले पाएंगे। तो सर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। मेरा जो डिसीजन था बाहर पढ़ने का वो करीब करीब 1.5 साल पहले मैंने अपना मन बना लिया था कि ऐसा करना है। और उस टाइम पे मैं ऑल इंडिया रेडियो में एज अ रिपोर्टर काम कर रही थी। और तभी मैंने अपना मन बना लिया था क्योंकि मेरा एकेडमिया में काफी इंटरेस्ट रहा है। आपको भी हम्म। सर पता ही है कि प्रैक्टिकल नॉलेज तो मुझे चाहिए ही चाहिए और फील्ड पे भी काम करना है, उसमें काफी इंटरेस्ट है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए एकेडमिया मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो तब मैंने रिसर्च करना चालू किया कि ऐसे कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे एक ऐसा कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी आईएमसी से जर्नलिज्म कर चुकी थी तो बेसिक्स का बहुत आइडिया हो चुका था। तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जो मुझे कुछ स्पेशलाइजेशन में हेल्प करे। तो उसी टाइम मैंने क्या किया कि, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए भी एडवाइस है कि अगर आप, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि काफी सारे ऐसे कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दिल्ली, इंडिया में, दिल्ली में, मोस्टली हर हर स्टेट में अवेलेबल है जो काफी अच्छी हेल्प करते हैं। और लोगों को ये एक्चुअली, बच्चों को थोड़ा सा ये मिथ रहता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस आपसे सामने से पैसे लेती हैं कंसल्टेंसी के। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, ये आपसे एक पैसा भी नहीं लेती है कंसल्टेंसी के लिए। और एप्लीकेशन रिसर्च से लेकर के आपको आपकी अब्रॉड जो भी कंट्री आपने सिलेक्ट करी है वहां तक पहुंचाने तक ये लोग एक भी पैसा नहीं लेते हैं। आपका जो भी पैसा लगता है वो वीजा एप्लीकेशन में लगता है, कॉलेज एप्लीकेशन में लगता है। बट वो सारे आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। ऐसा नहीं है कि और ये जो भी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे पैसा मांग रही है। ऐसा कभी नहीं होता, आप उनको कभी डायरेक्ट पैसा नहीं देते। ये एक डाउट रहता है काफी स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं वो क्लियर करना चाहूंगी। और मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन रही जिनकी मदद से मैंने ये पूरा एप्लीकेशन किया, वो था एडवाइस इंटरनेशनल। हम्म। EDWISE एडवाइस। और मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को तो नहीं बोल सकती, लेकिन क्योंकि इनके साथ मैंने अपनी कंसल्टेंसी करवाई तो मैं इनका एक्सपीरियंस जरूर आपको बता सकती हूँ। उसी टाइम पर एक्चुअली जब मैंने ये प्लानिंग शुरू करी, एडवाइस ने एक करियर एजुकेशन फेयर करवाया था दिल्ली के अंदर। और सेंट्रल दिल्ली में करवाया था। और ऐसे काफी फेयर्स पूरे इंडिया में होते रहते हैं, वो आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो एक फेयर करवाया था जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे आए थे। बस हमें कुछ नहीं करना था, हमें बस बताना था कि हमें कितने मार्क्स आए हैं, हमने क्या क्या कोर्स करा हुआ है, हमें किस कोर्स में इंटरेस्ट है और किस कंट्री में इंटरेस्ट है। काफी लोगों का ये भी होता है कि कंट्रीज का नहीं पता होता है कि हमें कौन सी कंट्री में जाना है। तो वो लोग हर कंट्री के ऑप्शंस आपको बताते हैं। और मैंने भी ऐसा ये किया था कि 2-3 कंट्री के ऑप्शन मेरे दिमाग में थे। एक तो जो कि यूके है, यूके तो था ही, आयरलैंड भी था, और उसके साथ साथ मैं यूएस भी देख रही थी। बट यूएस में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं ऑप्शंस देख रही थी क्योंकि काफी अच्छे कॉलेजेस वहां पर भी हैं, जैसे कोलंबिया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है। और यूके में भी आप एक बात देखिए। यह है कि जो मास कम्युनिकेशन का एकेडमिया है और वो काफ़ी हम्म। स्ट्रोंग है यूएस में, अगर हम मास हाँ हाँ कम्युनिकेशन के हाँ हाँ। पर्सपेक्टिव से देखें। बिल्कुल बिल्कुल। और सर यूनाइटेड किंगडम में भी जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है,
एक और यूसीएल करके है। तो हम्म। ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं। और फिर जब मुझे आयरलैंड का पता चला, आयरलैंड में भी करीब 4 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें मैंने अप्लाई किया था। और जैसा कि सर आपने पूछा कि आयरलैंड क्यों, तो जैसा मैंने प्रोसेस बताया कि ये सारी कंट्रीज ही मैं कंसिडर कर रही थी, लेकिन जब वो कोर्स आया मेरे पास, ये ऑफर आया मेरे पास, तो मेरे को लगा कि ये ऐसा कोर्स है जो थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन है, कुछ अलग चीजें करवा रहा है, और ये थोड़ा सा हटके है जो मुझे आगे मदद करेगा। तो जब मैंने आयरलैंड शॉर्टलिस्ट किया, तो उसके बाद हमने 4 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी जिनके हम्म। कोर्सेज मेरे को काफी अच्छे लगे। उसमें नंबर 1 पे आता है यूसीडी, जहाँ पे मैं अभी पढ़ रही हूँ। और मेरे कोर्स का नाम है मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो क्योंकि एक स्पेशलाइजेशन थी इस कोर्स में, और एक खासियत ये भी है इस कोर्स की कि ये सीएनएन एकेडमी के एसोसिएशन में पढ़ाया जाता है। अच्छा तो अच्छा। जो सीएनएन चैनल है, बहुत ही पॉपुलर चैनल है इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए, सीएनएन के जो जर्नलिस्ट हैं, सीएनएन के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो हमें आके पढ़ाते हैं। जैसा करीब करीब आईएमसी में भी यही रहता है कि बाहर से एक्सपर्ट्स आके पढ़ाते हैं, बट यहाँ पे सीएनएन एकेडमी का जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, जो भी उनके सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मान हम्म। लीजिए, तो ये सभी चीज़ों का एक्सेस हमें पूरे साल के लिए मिला हुआ है। तो ये चारों यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफर आए थे। और ऑफर आने के बाद फिर जैसा कि मैंने बोला कि मुझे लगा कि ये कोर्स ऐसा है जिसमें एक स्पेशलाइजेशन है, बाकी सारे कोर्स मोटा मोटा वही जो बेसिक्स जर्नलिज्म का हम आईएमसी में पढ़ चुके हैं वही पढ़ा रहे हैं, थोड़ा आयरलैंड के पर्सपेक्टिव से। लेकिन मुझे लगा कि एक सेम चीज फिर से करने से अच्छा है कि ऐसा कुछ करें जो थोड़ा सा हटके हो, और इसमें थोड़ा सा जैसे मतलब ग्लोबल बच्चे में ऐसे होते मदद हैं करे। कि सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आपने देखा होगा कई सारे यूट्यूब हम्म। वीडियो भी हैं। तो रहना खाना वगैरह का जो पैसा है वो भी यूनिवर्सिटीज हाँ की स्कॉलरशिप में है। तो आपके साथ भी हाँ ऐसा हाँ। सीन है कि नहीं है? सबसे वही सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है बाहर आने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बोलूंगी, आप जिस चीज को प्रायोरिटाइज करिए वो है स्कॉलरशिप। हम्म। क्योंकि कोई भी चाहे कंट्री हो, बहुत महंगी है। और हम्म। आयरलैंड और यूके को तो काफी कॉस्टली माना ही जाता है वैसे भी। हम यहाँ पे इन्फ्लेशन भी रहकर काफी अच्छा अब, है यूके का, हाँ तो बिल्कुल अच्छा खासा बिल्कुल। है। और यहाँ पे रहकर और ज्यादा समझ में आता है कि कितना कॉस्टली है और कितनी चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ता है। तो सबसे प्रायोरिटी पे आपको रखना है स्कॉलरशिप। अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं है, तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या इस कोर्स को अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन मैं सबसे ज्यादा एडवाइस करूंगी इस चीज पे और एम्फेसाइज करूंगी कि स्कॉलरशिप होनी ही चाहिए, तभी आप आए बाहर, ताकि आपके पास ये भी रहे कि ठीक है आप स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा बर्डन भी कम हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन काफी हद तक कम हो जाता है। सर मेरा जो स्कॉलरशिप है ये ट्यूशन फीस माफ करता है, जो रहने खाने का खर्चा है वो मैं खुद देती हूँ। तो ऐसे ये ऐसा कोर्स है, ये ऐसा स्कॉलरशिप है जिसका नाम है विवी गिरी ग्लोबल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, जो मेरी जिस कॉलेज में अभी मैं पढ़ रही हूँ यूसीडी, वही देता है। और ये इंडिया में इस बार एक ही स्टूडेंट को मिला है जो कि 100% है। बाकी स्टूडेंट्स को 50% मिला है करीब, मेरे ख्याल से। और 10-15 बच्चे और होंगे जिनको 50% मिला है, मतलब उनकी आधी फीस माफ हो गई है। बट मेरे केस में ऐसा है सर कि 100% माफ हो गई है। तो मुझे पढ़ाई का कोई भी खर्चा नहीं देना पड़ता है, लेकिन रहने और खाने का खर्चा मुझे देना पड़ता है। लेकिन एक सर एक चीज और मैं मेंशन करूंगी कि जब आप कॉलेज शॉर्टलिस्ट करें, कंट्री शॉर्टलिस्ट करें, आप स्कॉलरशिप भी शॉर्टलिस्ट करें। क्योंकि इंडिया के अंदर भी, और हरी सर भी बहुत अच्छा बता सकते हैं, इंडिया के अंदर भी काफी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको बाहर पढ़ने में मदद करती हैं। और कुछ स्कॉलरशिप्स इतनी अच्छी हैं कि आपको रहने खाने का भी खर्चा नहीं देना है। बिल्कुल। बिल्कुल एकदम 100% आपको कोई पैसा खर्चा नहीं करना है। और यहाँ पर भी फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड एक स्कॉलरशिप देती है, जिसमें भी सेम है। मेरी फ्रेंड मेरी क्लास में ही है, उसको मिला हुआ है, अफ्रीका से है वो। उसको बिल्कुल, उसको कोई भी एक पैसा भी पूरे साल के लिए नहीं देना है। तो बिल्कुल काफी ऐसे। सारे स्कॉलरशिप्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जी, इस पर मैं काम भी कर रहा हूँ काफ़ी दफ़ा। मतलब मैंने यूट्यूब पर वीडियोस भी देखे, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं इंडिया से, काफ़ी सारे लोग अमेरिका में रह रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। अमेरिका वालों को तो पूरा ही जो है लगभग, अच्छा अगर आपका नंबर आ हाँ गया, हाँ 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 ऑफर आ गया, हाँ हाँ तो रहना खाना, मतलब मैं देखता हूँ कि वो लोग गाड़ी से जा रहे हैं यार, है ना। हाँ तो हाँ हाँ
हाँ और हाँ। अपना कहीं ना कहीं कुछ न जुगाड़ करके जो है 3-4 साल में अपना सब कुछ कर भी लेते हैं। एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि कंट्री शॉर्ट लिस्ट तो पहले ऐसे होगी कि भाई जिसने स्पेस, जैसे मान लीजिए स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, तो यहाँ तो आप हम्म। जाने के लिए लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हाँ जाके जी बच्चे बिल्कुल। जो है प्रायोरिटी में नहीं देंगे। और जो हाँ आपका जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, मेरे ख्याल से आयरलैंड में भी इंग्लिश ही हाँ। चलता है ना मेनली। इंग्लिश है हाँ। तो इसके लिए कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एग्जाम देके उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्योंकि ICLTR ऐसे करके बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं, वो हम्म। लैंग्वेज के कोर्स है। तो आपने कोई हम्म। एक एग्जाम दिया उसके बाद कुछ हुआ, या फिर ऐसे ही हो गया? हाँ सर, जैसे जो कंट्रीज आपने मेंशन करी, कुछ कंट्रीज में ये जरूर होता है, और जैसे ही आप कोई कंसल्टेंसी से आप कंसल्ट करना शुरू करेंगे, वो आपको पहले ही बता देंगे कि हम्म। इन कंट्रीज में आपको वो उनकी जो पर्टिकुलर उनकी जो हम्म। नेशनल लैंग्वेज है वो जानना काफी जरूरी होता है। लेकिन इन जनरल, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, यूएसए है, यूके, आयरलैंड, कोई भी जगह है, मोस्टली आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा। हम्म। उसमें आप आइल्स दे सकते हैं, आइल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड है। टोफल करके एक एग्जाम होता है, वो भी बिल्कुल। वैलिड रहता है। एक चीज आयरलैंड में जो एक चीज का बेनिफिट है वो ये है कि आयल्स के अलावा डोलिंगो, जो आजकल बहुत फेमस चला हुआ है, जो आप ऑनलाइन घर बैठे एग्जाम दे हम्म। सकते हैं, आयरलैंड में डोलिंगो भी एक्सेप्टेड होता है कई अच्छा। यूनिवर्सिटीज में। तो सर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने डुओलिंगो का टेस्ट दिया था। और वो ऑनलाइन टेस्ट होता है, आपको ऑफ कोर्स फीस भरनी होती है उस चीज़ की, और लेकिन प्रॉक्टर टेस्ट होता है, जैसे कैमरा वगैरह ऑन करके, हम्म। माइक ऑन करके, वो पूरा टेस्ट आपका वैसा रहेगा। तो मेरे ख्याल से डिफिकल्टी लेवल तो सेम ही रहता है, आइल्स और डुओलिंगो का सेम ही है। टोफल का थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्टी लेवल रहता है। बट आयरलैंड में ये एक बेनिफिट है कि आप डुओलिंगो भी दे सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप आइल्स नहीं देना चाहते हैं, या फिर फीस थोड़ी ज्यादा लग रही है, तो डुओलिंगो भी एक ऑप्शन है। अच्छा, तो ये हमने आपसे ये डिस्कस कर लिया कि आपने फॉरेन में क्यों पढ़ाई करना चुना। आपने बताया कि आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। ठीक है। जी। फॉरेन में पढ़ना अपने आप में स्पेशलाइजेशन है। उसमें कोर्स भी आपने स्पेशलाइज कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल। स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया देखना पड़ता है। लैंग्वेज को लेकर भी सोचना पड़ता है। और ओवरऑल जो 19-20 चीज़ें हैं वो कंसल्टेंसी अगर आप कर लेते हैं तो आपकी क्लियर हो जाती है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कौन सा जी करना चाहिए। ठीक है। अब जी आप जी। आप अब ये बताइए कि जैसे आप इंडस्ट्री में अभी यहाँ पे काम कर रहे थे, और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे IMC से निकलने के बाद, हाँ हाँ है ना? और मैं देख रहा था कि बड़े बड़े सेमिनार्स वगैरह में भी आपको आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है भेज भी रही थी, और रिपोर्ट भी आप अच्छा कर हाँ। रहे थे। तो अब आपको कितना लगता है कि आप कितना बेहतर कर पाएंगे इस कोर्स को करने के बाद इंडस्ट्री वे में? आपको कितना, क्योंकि एकेडमिया तो आपका इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में अगर आप आए तो कितना बेनिफिट आपको नजर आ रहा है आज की डेट में? बिल्कुल, ये चीज सर ऐसी है कि जो इस स्टेज पे, क्योंकि अब हमारा कोर्स मतलब एंड होने ही वाला है, अगस्त में एंड हो जाएगा। तो तो ये चीजों इन चीजों के बारे में हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो सर जो ओवरऑल मैंने नोटिस किया है कि चाहे इंडिया हो, आयरलैंड हो या यूके हो, जर्नलिज्म का मार्केट थोड़ा टाइट है। मैं ऑनेस्टली ही बताऊंगी स्टूडेंट्स को, कोई ऐसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, कि थोड़ा सा टाइट रहता है और काफी competitive रहता है। हम्म। जो इंडिया में मैंने माहौल देखा वही सेम यहाँ पर भी माहौल है, कि आपको काफी कम ओपनिंग्स आपको मिलेंगी, काफी कम आपको जॉब पोजीशंस मिलेंगी। और ज्यादातर यहाँ के जो बच्चे क्या करते हैं, जो जर्नलिज्म के फील्ड में निकलते हैं, वो क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग पे काफी फोकस करते हैं। और इंडिया में मैंने ये देखा है कि जब हम फ्रीलांसिंग शब्द सुनते हैं तो थोड़ा सा हमारा माइंड उस जर्नलिस्ट के लिए चेंज हो जाता है, हमें लगता है कि अच्छा शायद इसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पर मैंने सर एक अलग पर्सपेक्टिव देखा कि यहाँ पे फ्रीलांसिंग को काफी रिस्पेक्टेबल माना जाता है, कि आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लिख रहे हैं, लेकिन ठीक है, आप शायद उस कंपनी के पास उस टाइम वो पोजीशन नहीं है कि वो आपको परमानेंट हायर कर सके। लेकिन अगर आपकी बायलाइन वहां आ रही है, या फिर आप उनके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई इवेंट अटेंड कर रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, कुछ भी जो भी आपका नीश है जो आप करना चाहते हैं, तो इस चीज को काफी रिस्पेक्टेबल माना जाता है, और उसी से आपकी प्रोफाइल भी काफी डेवलप होती है। अब जैसे सर मैं अपना एक एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर सर अभी कुछ टाइम से मैंने शुरू किया है कि यहाँ के जो आयरिश इवेंट्स होते हैं, मैं वहां जाके वो उनको अटेंड करती हूँ, उनके बारे में लिखती हूँ, चाहे तो ऑनलाइन
पब्लिश करा लेती हूँ, नहीं तो हमारे कॉलेज में भी काफी न्यूज़पेपर्स हैं तो उनमें पब्लिश करा लेती हूँ। ठीक है, और जैसे कि हम सभी करते हैं कि भाई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को पिच करते हैं कि भाई ये आइडिया है, आप लेंगे कि नहीं लेंगे। कुछ लोग हाँ बोलते हैं, कुछ लोग ना बोलते हैं। ये तो सब चलता ही रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस कोर्स के बाद एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव आपको मिलता है। पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हो रही हैं उसके बारे में एक पर्सपेक्टिव आपको आता है। आप इतने सारे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से बातचीत करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव समझते हैं, वो कैसे किसी स्टोरी को कवर करते हैं। जैसे अभी जो बड़ी चीजें हो रही हैं, यूक्रेन हो गया, गाजा हो गया, तो काफी जर्नलिस्ट आए जिन्होंने हमें बताया कि वहाँ वो ऑन ग्राउंड जाके उन्होंने कैसे कवरेज करी, किस तरीके से लिखा, किस तरीके से शूटिंग करी। एक टेक्निकल तो एस्पेक्ट रहता ही है जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे। इंटरव्यू टेक्निक्स हो गए, कैमरा टेक्निक्स हो गए, लाइटिंग, जो बेसिक चीजें हैं जो हम आईएमसी में भी सीखते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा वो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से आपको सिखाते हैं। तो जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन होता है, स्टैंडर्ड ऑफ आपका वर्क होता है, आउटपुट होता है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेहतर हो जाता है। एंड स्पेशली अगर आप इंडिया से एक्सपीरियंस लेके इधर आते हैं, कुछ कुछ काम करके आते हैं, फ्रीलांसिंग करके आते हैं, या फिर अगर आपकी जॉब है, आप जॉब छोड़ के आते हैं, तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा है आपका जो एक्सपीरियंस है उसको एक्सपैंड करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि अभी अभी भी हम सभी देख रहे हैं कि क्या करना है इसके बाद, कोर्स के बाद इधर उधर अप्लाई कर रहे हैं, जो कि सेम रहता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर कॉन्स्टेंटली काम करते रहें, ऐसा नहीं सोचें कि अच्छा अभी तो कोर्स चल रहा है तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो हम्म। सकता है आपको परमानेंट कहीं जॉब ना मिले, पार्ट टाइम भी कहीं जॉब ना मिले, वो काफी तो आप कर मार्केट ही टाइट लेंगे, रहता वो है। आपका टैलेंट है, डेफिनेटली मुझे पता है, कुछ कुछ अपना बेस्ट हाँ देख, कोर्स आप। हाँ लेकिन सर ये बहुत जरूरी है, जो मैंने भी खुद खुद भी सीखा कि कॉन्स्टेंटली आपको करते रहना है कुछ ना कुछ। चाहे आप ऑनलाइन लिखते रहिए, चाहे आप इधर उधर, आप यहाँ रहते हुए इंडिया में कुछ पिच कर दीजिए, लेकिन वो कुछ ना कुछ आपको करते रहना है ताकि लोगों को आप काम दिखा पाए कि आपने किया क्या है अभी तक। जी। तो वो बहुत जरूरी है सर। एक थोड़ा सा हटके आपसे क्वेश्चन पूछें कि आयरलैंड में रह के आपको कैसा लग रहा है? आप मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम फॉरेन में रह रहे हैं, तो कैसा लग रहा है हाँ आपको? कितना डिफरेंस फील हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि इंडिया वाले तो यार बड़ी गंदगी से रहते हैं, कितना साफ सुथरा है देखो यहाँ, ऐसी फीलिंग आती है? या फिर ऐसा लगता है कि नहीं, इंडिया वाले तो बड़े प्यार से रहते हैं और यहाँ तो किस तरह का माहौल जो है आप फेस कर रहे हैं, है ना? सर, आपने ऑलरेडी बोल ही दिया जो आप जो मैं बोलना चाहती थी। लेकिन ये है कि आपको यहाँ पे आके डेफिनेटली वेस्ट और ईस्ट का जो हम कहते हैं वर्ल्ड का एक डिफरेंस रहता है, वो डेफिनेटली आपको दिखता है। काफी कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन क्योंकि आयरलैंड में मुझे काफी टाइम से थोड़ा इंटरेस्ट रहा है तो यहाँ के कल्चर को समझने में मुझे काफी इंटरेस्ट है। काफी लोग मैंने देखा है, नोटिस किया है कि वो इतना एंगेज नहीं करना चाहते हैं। जो भी कल्चरल यहाँ पे चीजें होती हैं, डिफरेंस है बिल्कुल। मतलब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह में जाएंगे तो आपको डिफरेंस तो बिल्कुल ही मिलेगा। काफी चीजें हैं, जो आपने सफाई का पॉइंट बोला बिल्कुल वो भी है। पोल्यूशन जिससे हम जूझ रहे हैं इंडिया में, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आपको मिलता है। लेकिन अगर उसका फिर दूसरा साइड देखें तो सर यहाँ पे वेदर जो है सारे साल ठंड और बारिश, पूरे हम्म। साल आपकी ठंड और बारिश रहेगी। तो ये चीजें सर मैंने ये देखा कि आप धीरे धीरे एडजस्ट कर जाते हैं। और काफी आप किसी भी दूसरी जगह जाएंगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, समझने में टाइम लगेगा, कैसे चीजें होती हैं टाइम लगेगा। कुछ चीजें हर कल्चर में अच्छी होती हैं, कुछ चीजें कल्चर किसी किसी कल्चर में आपको नहीं अच्छी लगती हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ ही छोड़ देना है, अपनी इंडियन आइडेंटिटी छोड़ देनी है, या फिर बिल्कुल ही भूल जाना है, या फिर अपने घर की बेइज्जती करनी है यहाँ पे रहने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप दोनों चीजें मेंटेन करके रख सकते हैं। और सर मैं एक चीज और भी ऐड करूंगी, अभी हाल हाल ही में मैंने जो इंडियन इंडियन एम्बेसडर हैं यहाँ पे, हम्म। उनसे मेरी मुलाकात हुई और एक पर्सनल मीट करने का मौका मिला। उनको मैंने बताया कि क्या क्या चीजें इंडिया में हो रही हैं और क्या चीजें हैं जो यहाँ पे कर सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज पे बहुत एम्फेसाइज किया जो कि यहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, चाहे इकोनॉमी में हो, चाहे कल्चरल पर्सपेक्टिव में हो, या फिर सोशल वर्क में हो। यहाँ की इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है आयरिश कल्चर में, सोसाइटी में। तो वो काफी इस चीज को एम्फेसाइज कर रहे थे। बहुत जरूरी है कि लोगों को पता चले कि यहाँ के जो इंडियन लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हम्म। इंडिया में पता चले कि क्या हो रहा है, और इंडिया में जो चीजें हो रही है वो यहाँ पे पता चले। तो एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि हमें बहुत ओपन माइंडेड रहने की जरूरत है, और ये देखने की जरूरत है कि कहाँ पे स्कोप है और कहाँ पे हम जाके अपने आप को मतलब अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं और अपने आप को पिच कर सकते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी वहां से निकल आए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव और यूनिक सोचते रहेंगे तो डेफिनेटली एक रास्ता आपको मिलेगा। देखो, ये हाँ
इस लाइन में आप है ना, जर्नलिज्म में आज की डेट में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की जरूरत है। जैसा आपने बिल्कुल। फ्रीलांसिंग का पॉइंट बोला, तो वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंसी भी काफी हद तक आ जाती है। मतलब देखो, एक हम्म। प्रीफिक्स जॉब कि आप इतना काम करो चाहे उतना काम करो, आपको सैलरी 70,000 मिल रही है, तो आप ज्यादा कुछ नहीं बिल्कुल। सोचोगे, बस 9 to 5 9 to 5 सोचोगे। जब आप फ्रीलांसिंग में हम्म। होता है तो आप खुद क्रिएटिव होने, इनोवेटिव होने, है ना, कुछ हाँ। कुछ यूनिक करने की, चार चीजें और करने की सोचते हो, है ना। तो इसी वजह से तो गिग इकोनॉमी काफी हद तक बढ़ रही है, गिग वर्कर्स बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। फ्रीलांसर्स बढ़ रहे हैं। जर्नलिज्म में भी डेफिनेटली फ्यूचर ये रहने वाला। आप देखिए स्ट्रिंगर्स, आज से 15 साल पहले स्ट्रिंगर्स का नाम कोई नहीं जानता था। आजकल स्ट्रिंगर्स की दुनिया भर की, मतलब आप देखिए दुनिया भर में फौज बिल्कुल। खड़ी हो गई है। न्यूज एजेंसीज जो है उस पर चल रही है ना। पहले रिपोर्टर हम्म। नाम से जो है हम जानते थे कि भैया रिपोर्टर होता है, अब स्ट्रिंगर चल रहा है ना, फ्रीलांसर चल रहे हैं, जो इसको भी खबर बेचेंगे, उसको भी खबर बेचेंगे, उसके इधर पहले आज तक का माइक पकड़ लिया, थोड़ी देर कभी कहीं बार होता है कि एएनआई कर लेते हैं, यहाँ पे लोग हम्म। ऐसे काम करते हैं, तब जाके जो है हम्म। ये महीने की इनकम जो है इकट्ठा होती है। तो कुछ ना कुछ बिल्कुल। जुगाड़ भी बिल्कुल। लगाना पड़ता है, इनोवेटिव होना पड़ता है। और डेफिनेटली ये सेशन तो बहुत बेसिक सा था। मुझे लगता है आगे कुछ समय बाद एक सेशन और करूंगा, तब तक आप काफी वेल सेटल्ड हो चुके होंगे, और फिर से जो है होपफुली सर, होपफुली, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ कि जिस उम्मीद से आप अपने घर से इतने दूर रह के स्ट्रगल के साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिले, ऐसी मेरी कामना है। और डेफिनेटली ये होगा, थैंक यू इसमें सर। मेरा बात नहीं है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता जी। टेक केयर एंड विश यू थैंक यू वेरी सर, थैंक यू, थैंक यू।